यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम माउंट को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए। एग्ज़ाम माउंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखते हैं कोई रेखा या यूँ बोलते हैं हम रैखिक समीकरणों को हल करना। रैखिक समीकरण हमने जैसे बहुपद में सीखा हुआ है कि रैखिक समीकरण में चर की घात एक होती है। द्विघात समीकरण में कितनी होती है? कोई भी द्विघात समीकरण होता है उसमें चर की घात कितनी होती है? अधिकतम घात 2 होती है। फिलहाल हम द्विघात समीकरण की बात नहीं करते, हम बात करते हैं रैखिक समीकरण की। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रैखिक समीकरण क्या होता है। रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो। ठीक है, एक से ज़्यादा नहीं हो। जैसे मैंने एक समीकरण लिख दिया, व्यापक रूप इसका लिख देते हैं। व्यापक रूप हम लिखते हैं ax प्लस by बराबर c। ठीक है, व्यापक रूप लिख दिया। कई जगह ऐसे भी लिखा जाता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो व्यापक रूप ये ले लिया। यहाँ पे a b और c क्या है? अचर राशियाँ। और एक्स वाई क्या है? चर राशियाँ। तो इस द्विघात समीकरण में मैंने क्या लिया है? 2 चर लिए। कितने चर लिए? 2। और दोनों चरों में घात कितनी है? 1। यानी कि ये 2 चरों में रैखिक समीकरण है। 2 चर का रैखिक समीकरण। 3 चर के भी हो सकते हैं, 1 चर का भी हो सकता है। तो और इसका व्यापक रूप में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, कक्षा 10 के लेवल में जितना हम केवल उतना ही पढ़ेंगे। तो व्यापक रूप ax प्लस by प्लस बराबर c, या ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमें 2 समीकरण दिए जाएंगे। अगर हमें उनका हल प्राप्त करना है, ax प्लस by बराबर c। दूसरा समीकरण ले रहे हैं इसलिए यहाँ पर a1 b1 कर देते हैं। a1 b1 और c1 अचर राशियों को, क्योंकि पहला समीकरण इसलिए 1 लिख देते हैं। दूसरे समीकरण के लिए a2x प्लस b2y बराबर c2। यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सब क्या है? अचर। और x y 2 चर हैं। अब 2 समीकरण हैं और 2 ही चर हैं। अगर चरों की संख्या समीकरण की संख्या के बराबर हो तो उसका एक हल हम प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनको हम रैखिक समीकरण क्यों बोलते हैं भाई? इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम इनका ग्राफ खींचें तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, सरल रेखा प्राप्त होती है। इसलिए इसका नाम क्या है? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण में चर की घात कितनी है? अधिकतम 1 घात होती है। ठीक है, हम 11वीं 12वीं आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। अगर चर की घात 2 हो तो वृत्त का समीकरण होता है, 3 हो तो इलिप्स। इस तरह से अलग अलग संरचनाओं की, अलग अलग ग्राफ की अलग अलग समीकरण बनेंगे हम। अब हम देखते हैं कि इन दोनों समीकरणों के हल प्राप्त करने के लिए, या यूँ कहें कि बिना ग्राफ बनाए हम क्या पता कर सकते हैं कि ये जो 2 रेखाएं प्राप्त होगी वो किस तरह की होगी। अब 2 रेखाएं किस किस तरह की हो सकती है? जैसा कि हम पहले सीख चुके हैं कि हो सकता है दोनों रेखाएं क्या हो? समांतर। दोनों रेखाएं क्या हो? समांतर हो सकता है दोनों रेखाएं क्या हो? किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हो, यानी कि प्रतिच्छेदी। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हो, प्रतिच्छेदी रेखाएं। या हो सकती है कि अनेक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हो। ये पहली रेखा, ये अनेक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ये पहली रेखा, और ये दूसरी रेखा इसी के ऊपर। इनको बोलते हैं हम संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं, ये तो समांतर रेखाएं। जैसे रेल की पटरियां हमेशा समांतर चलती है, दोनों इधर वाली रेखा इधर एक साथ चलती है। और ये होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं, केवल एक ही बिंदु पर मिलती है। अब इसको चाहे मैं आगे कितना भी बढ़ाऊँ, इसको इधर बढ़ाऊँ, ये भविष्य में कभी नहीं मिलेंगे। इधर से भी बढ़ाऊँ तो भी भविष्य में, खाली इस बिंदु के अलावा ये कहीं भी नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे। ये प्रत्येक बिंदु पर मिलेंगे। जैसे इसको पीछे बढ़ाया तो प्रत्येक बिंदु पर मिलते जाएंगे। तो ये संपाती रेखाएं, ये समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता।
क्योंकि ये प्रतिच्छेद ही नहीं करती, इसलिए कोई हल नहीं। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्योंकि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, इसलिए इसका लिखेंगे हम एक हल या अद्वितीय हल। जो इकलौता उसको अद्वितीय बोला जाता है, अद्वितीय हल। और ये संपाती रेखाएं कई बिंदुओं पर स्पर्श कर रही है, इसलिए इनके क्या होंगे, अनेक हल। अनेक हल। तो समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं, क्यों? क्योंकि प्रतिच्छेद ही नहीं कर रही, तो हम कैसे बताएं कि कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है? प्रतिच्छेदी एक बिंदु पर कर रही है, इसलिए एक हल। और संपाती रेखाएं अनेक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए अनेक हल। तो इस केस में तो हम जैसे जब भी हमें ऐसी रेखाएं प्राप्त हो जाएगी, हम लिख देंगे कोई हल नहीं। और इस केस में हमें हल निकाल के दिखाना होगा, ठीक है। इस केस में भी हमें हल दिखाना होगा। इसको क्या, इन दोनों को क्या बोलते हैं, संगत हल। इसको भी क्या कहते हैं, संगत हल, और इसको भी कहते हैं संगत हल। तो अगर संगत होगा तब तो हल करेंगे, ठीक है। हम कोई उदाहरण से देखते हैं, कोई उदाहरण लेते हैं, उससे समझते हैं कि किस तरह की ग्राफ बनता है इसका। जैसे कोई भी समीकरण लें, मैं जैसे एक समीकरण लिखता हूँ 2x + 3y = 13। दूसरा समीकरण लिखता हूँ 5x - 2y, 5x - 2y = 4। तो देखो यहाँ पे a1 b1 a2 b2 x और y चर है, इसमें ये c1 और c2 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसमें a1 अनुपात a2 निकालना होता है। उसके बाद हम निकालते हैं b1 और b2 का अनुपात। उसके बाद निकालते हैं c1 और c2 का अनुपात। अब तीन परिस्थितियाँ होती है, तीन परिस्थितियाँ। पहली परिस्थिति, हो सकता है ये तीनों क्या आ जाएं, बराबर। तो हम क्या लिखते हैं, संपाती रेखाएं। बिना ग्राफ बताए बता सकते हैं कि ये संपाती रेखाएं, और अनेक हल हैं इसके, अनेक हल। अगर मान लो ऐसा होता कि a1/a2 बराबर आ गया b1/b2, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं आया, तो हम क्या लिखते हैं, समांतर रेखाएं। यानी कि दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर। समांतर है, इसका मतलब कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अगर हम ऐसी स्थिति प्राप्त करें, अगर हम ये वाली स्थिति प्राप्त करें, यहाँ लिखता हूँ मैं, ऊपर लिख देता हूँ तीसरी स्थिति को। अगर हम ये वाली स्थिति प्राप्त करते हैं कि a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, यानी कि पहले दो ही बराबर नहीं है, तो तीसरे वाले को देखने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। ये बराबर नहीं है, इसका मतलब हम लिख देंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या लिखेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और इसका एक हल होगा, एक हल बोल दो या द्वितीय हल होता है, ठीक है। ये तीन परिस्थितियाँ आप वीडियो को पॉज करके तीनों परिस्थितियाँ नोट करेंगे, और इस सवाल में कौन सी परिस्थिति लग रही है वो हम देखेंगे। आप वीडियो को पॉज करके इसको, तो हम आते हैं सवाल पे, देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हम निकालते हैं a1 अनुपात a2, जो कि हमारे पास आता है 2/5। फिर हमने देखा b1 अनुपात b2 3/-2। माइनस का ध्यान रखना भाई, मैं पहले ही बता देता हूँ, माइनस की यहाँ गलती करेंगे कई बच्चे, तो हमें ध्यान रखना है माइनस। 2/5 3/-2। क्या ये दोनों अनुपात बराबर हैं? है क्या? मुझे तो नहीं लगते। ये दोनों अनुपात बराबर नहीं है, यानी कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का। बताओ तो कौन सी परिस्थिति है, कौन सी है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो ये रेखाएं कैसी है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। मैं चाह रहा था कि प्रतिच्छेदी आए, ताकि ग्राफ भी तो बनाना है। तो अब प्रतिच्छेदी मिल गई हमें पहले ही सवाल में रैंडमली, ठीक है। अब इसका ग्राफ भी बनाएंगे। ये तो हमें पता लग गया प्रतिच्छेदी रेखाएं बिना ग्राफ बनाए, लेकिन हमें कह दे इसका हल प्राप्त करो। तो हल प्राप्त करने के पास हमें पता है एक विलोपन विधि, आप 9वीं कक्षा में पढ़ चुके हो विलोपन विधि। एक होती है प्रतिस्थापना विधि, प्रतिस्थापन विधि, और एक होती है ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि।
ग्राफीय विधि हम पढ़ेंगे। इस विधि से एक सवाल परीक्षा में 100% आएगा, और जैसा मैं बता देता हूँ वैसी ट्रिक आपको कर लेनी है। ऐसा प्रश्न मान लो एक छप गया आपके, और अंक चेंज हो सकते हैं। बड़ा ही सिंपल तरीका, आज तक आपने मान लो भले क्लास में पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, लेकिन अगर आपने अब सीख लिया तो ये मेरी गारंटी अभी के अभी आ जाएगा आपको। कोई भी ग्राफ दो चाहे, अब मैं इसी सवाल को लेता हूँ। जैसे ग्राफ बनाने के लिए हमें पता है 2 अक्षों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि पहले के वीडियो में बताया जा चुका है। ये कौन सा अक्ष है? इसको हम बोलते हैं वाई अक्ष। ऊपर की तरफ हम प्लस वाई लेते हैं, नीचे की तरफ माइनस वाई। ये कौन सा अक्ष है? एक्स अक्ष। इधर प्लस एक्स और इधर माइनस एक्स, या एक्स डैश से भी लिखा जाता है, वाई डैश या एक्स डैश। सिंपल भाषा के लिए हम प्लस माइनस लेते हैं कि उल्टे हाथ की तरफ माइनस, इधर की तरफ प्लस। बीच में ओरिजिन ओ, हिंदी में बोले तो मूल बिंदु, ये मूल बिंदु है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी सारणी प्राप्त करेंगे। ठीक है, सारणी के लिए पहला समीकरण लिखते हैं 2x + 3y = 13। इसकी सारणी बनानी है। देखो कक्षाओं में आपको हो सकता है 3 सारणियाँ बनवाई गई हों, या जो सारणी तो ये एक ही बनेगी, लेकिन 3 मान लिए गए हो, 4 मान लिए गए हो। हमें नहीं लेना, हमें सिर्फ 2 मान लेने। हमें इसमें x और y के केवल 2 मान लेने हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 बिंदु प्राप्त होते ही हम रेखा खींच सकते हैं। तो हम ज़्यादा क्यों लें, है ना। अब चाहे तो इन 2 को मिला दो तो भी वही रेखा मिलेगी, चाहे और ले लो, रेखा तो वही रहेगी। तो क्योंकि हम फिलहाल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हमें तो फिलहाल सीधा हमें 5 मिनट में पूरा एक प्रश्न तैयार हो जाए ऐसा प्रयास करना है। हमें मान भी कौन से लेने हैं? सबसे सरल, सबसे छोटा अंक कौन सा होता है? 0। एक बार x को 0 ले लेना, एक बार y को 0 लिख देना। चाहे कुछ भी हो, एक बार x पे 0 लिख दिया, एक बार y पे 0 लिख दिया। अब बात आई, पहले जब x पे 0 लिखा, यानी कि x का मान इस समीकरण में 0 लिया, तो y का कितना आएगा? ठीक है, y का हम नहीं लिख सकते अपनी मर्जी से। हमने अपनी मर्जी से कोई भी एक चर का लिख सकते हैं। मैंने यहाँ x का लिख दिया 0। पहले बिंदु की बात कर रहा हूँ, तब मैंने x का मान 0 लिख दिया। अब y का क्या आएगा 0 लिखने पर? तो देखना पड़ेगा क्या आता है। देखते हैं भाई, तो जहाँ भी x लिखा हुआ है उसकी जगह 0 कर दो। तो देखो 2x की जगह क्या लिख दिया? 0 + 3y = 13। 0 से गुणा हो गया तो 0 हो गया, हमारे पास बच गया 3y = 13। तो y आ गया 13/3। y कितना आ गया? 13/3। अब कई बच्चे तो इसको देख के घबरा जाते हैं, बट्टे में आ गया, पॉइंटों में आ, भले आए, अपने को कोई मतलब नहीं है। 13 में 3 का भाग लगाओ, कितना आएगा? 3 चौक 12, एक बच गया, 3 3 9। एक अंक हम एक ही डिजिट तक लेंगे केवल, 4.3, यानी कि y का मान आ गया लगभग 4.3। ठीक है, अब देखो अगर हम मान 0 करते हैं y का मान क्या कर दिया? 0। तो अब हमें क्या पता x का क्या आएगा? अभी पता लग जाएगा कि अगर y का मान 0 करते हैं तो x का मान क्या आता है। देखते हैं भाई, इस समीकरण में 2x + 3y का मान क्या लिख दिया? 0 = 13। तो 2x बराबर, अब क्योंकि 0 3 से गुणा हो गया 0 हो गया, लिखने की जरूरत ही नहीं उसे। 2x = 13। तो x = 13/2। बताओ 13 में 2 का भाग लगाया, 2 × 12, 1 2 6.5। तो हमने 2 मानों की एक सारणी प्राप्त कर ली इस समीकरण के लिए। 2 मानों की एक सारणी प्राप्त कर ली। अब देखते हैं दूसरा समीकरण। एक समीकरण और है, ये समीकरण है 5x, यहाँ लिखता हूँ 5x - 2y = 4। सारणी बनाई x y। पहले क्या लेना बताओ? x का 0 एक बार, फिर y का 0। जब x का मान 0 लिया, देखो 5x का मान 0 लिया, -2y = 4। माइनस का ध्यान रखना है, ये तो 0 हो गया, तो -2y = 4। तो y = 4/-2, भाग लगाया 2 दूनी 4, 2 आ गया, माइनस भी है तो y = -2। यानी कि जब x 0 होगा तो y -2 आएगा। अब देखते हैं जब y 0 होगा तो 5x - 2, y को 0 कर दिया 4। अब ये 0 हो गया
तो 5x बराबर 4। तो x बराबर कितना आ गया 4/5। भाग लगाओ भाई, 4 में 5 का भाग लगाओ, कितना आएगा 0.8। 40 कर लेंगे ना इसको, 5 × 8 = 40, 0.8 लिख देते हैं, 0.8। हमने ये दो सारणी प्राप्त कर ली। आप वीडियो को पॉज करके इन सारणी के मान कैसे निकालें वो हम देख सकते हैं। दोनों जो इन समीकरणों की जो दो सारणियाँ थी आपने देखा ये हमें प्राप्त हो गई। अब केवल सारणी बन गई तो अब हमारा आधे से ज़्यादा सवाल तो हो चुका है। देखो x पे मुझे ज़रूरत पड़ती है 0 और अधिकतम 6.5 तक की, वो भी प्लस की तरफ ही। तो देखो 1 या 2 का भी गैप ले लो, 2 3 4 5 6 7। y पे मुझे अधिकतम ज़रूरत पड़ती है 4.3 की और माइनस में भी, तो y पे भी 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, इधर भी x की तरफ भी -1 -2 -3 -4, इस तरह से। अब देखो पहला बिंदु देखो कि जब x 0 हो तो y 4.3 होना चाहिए, कि जब x 0 पर है तो y 4.3 पे होना चाहिए। आपको ग्राफ जब दिया जाएगा बीच में 1 2 3 4 5वीं लाइन बड़ी मिलेगी, फिर 6 7 8 9 10वीं लाइन पे 5 आ ही जाएगा। ग्राफ पेपर जब आपको मिलेगा तो मैं कोशिश करूँगा अगला वीडियो ग्राफ पेपर पे आपको प्राप्त हो जाए। एक प्रश्न देखो 1 2 3 4 5वीं लाइन थोड़ी बड़ी मिलेगी, फिर 1 2 3 4 वापस ये, इससे हमें पता लग जाता है कि 4.3 कहाँ पे। तो वैसे अनुमान से लगा देते हैं हम, यहाँ पर है 4 पहला बिंदु। इस बिंदु का नाम क्या है? जैसा कि आपने पीछे वाले वीडियो में देख सकते हो कि निर्देशांक ज्यामिति आपने पढ़ा होगा। निर्देशांक यानी कि इस बिंदु का एड्रेस क्या है, उसी को गणित की भाषा में क्या बोलते हैं, निर्देशांक। इस बिंदु का एड्रेस क्या है, क्या पता है? इस बिंदु का एड्रेस है 0, 4.3। इससे संबंधित आप अगर अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप पीछे वाले वीडियो जो कि निर्देशांक ज्यामिति है उसको पढ़ें, जिसमें आपको निर्देशांक यानी कि अंकों के निर्देशों के बारे में पता चलेगा। करो 0, 4.3। दूसरा बिंदु है जब x 6.5 हो, 6.5 हो और उस समय y 0 होना चाहिए, y को हमने 0 ही रखा। तो इन दो बिंदुओं को मिलाकर आपको स्केल से मिलाना है। आगे तक बढ़ा दें, ऊपर भी नीचे तक, आपको ये स्केल से प्राप्त करनी है, स्केल से खींचनी है सीधी रेखा पूरी। यानी कि दो बिंदुओं से हमें रेखा प्राप्त हो गई। इस रेखा का नाम क्या है? इस रेखा का नाम है, या इसका समीकरण है 2x + 3y = 13। अब दूसरे सारणी को से हम बनाते हैं ग्राफ। जब x 0 तो y -2 होना चाहिए, जब x 0 है तो y -2, यानी कि यहाँ पर x पे 0 चले, x पे 0 y पे -2 चलना है, चलेगा भाई। यहाँ पर इस बिंदु का पता क्या है, 0, -2। दूसरा बिंदु है x पे तो 0.8 चलो, तो x पे 0.8 चलो, बताओ कहाँ है 0.8? 1 से कम, यानी कि 5 5 6 7 8 लगभग अंदाजे से यहाँ। तो x पे 0.8 चले, y पे चलना ही नहीं था, यानी कि यहीं का यहीं हो गया। ठीक है, इनको स्केल से मिलाओ, इसी रेखा को स्केल से ऊपर की तरफ खींचेंगे तो देखो ऊपर वाली रेखा को इसने प्रतिच्छेद किया। हम तो पहले से ही जानते थे प्रतिच्छेद करेगी, क्योंकि हमने देख लिया था समीकरण। तो अब आपको देखना है कि जब ये प्रतिच्छेद कर रही है, जब ये प्रतिच्छेद कर रही है उस समय x का क्या मान है, y का क्या मान है। क्योंकि हो सकता है ग्राफ में जब हम अनुमान से लेते हैं तो कुछ ना कुछ पॉइंटों की मिस्टेक हो सकती है। तो आप क्या कर सकते हैं, मतलब कोई विलोपन विधि या अन्य किसी विधि से इसका उत्तर निकाल सकते हैं। आप ये काम परीक्षा में भी कर सकते हैं, जैसे इसका विलोपन विधि से इसका उत्तर निकाल सकते हैं। 2x + 3y = 13, 5x - 2y = 4। विलोपन विधि 9वीं कक्षा में सभी ने सीखी है। समीकरण 1 को तो 5 से गुणा कर दें, इसको 2 से गुणा कर दें, यानी कि इसको तो 5 से गुणा कर दें, इसको 2 से गुणा कर दें। तो इसको 5 से गुणा करो भाई, कितना आता है, 5 दूनी 10, 10x, 5 दिए 15y = 65। इसको 2 से करना है,
इसको 5 से इसको 2 से, 2 पंजे 10x माइनस 4y बराबर 8। ये कट जाए तो इनके चिन्ह बदलते हैं, माइनस और माइनस को कर दिया प्लस और माइनस, ये तो कट गए। तो 15 और 4 19y, 65 में से 8 गए, 65 में से 8 गए 57। तो y बराबर आ गया 57/19, 19 दिए 57। अब y बराबर 3 आ गया। y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दो। y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं तो 2x प्लस 3, y का मान कितना है 3, 3 यहाँ लिख देते हैं बराबर 13। तो 2x 3 3 कितने होते हैं 9, इसको 33 मत लिख देना है, गुणा है, इसका ब्रैकेट है ना इसका, तो गुणा में 3 3 9 बराबर 13। 2x बराबर 13 में से 9 गए, 13 में से 9 गए कितना आएगा 4, तो x बराबर 4/2, यानी कि x का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो हमारे पास जो उत्तर है x का 2 है, y का 3 है। देखते हैं ग्राफ में भी यही आएगा। अरे वाह, बिल्कुल यही आ रहा है। x का मान 2, देखो आप ग्राफ पे बनाएंगे, देखो x बराबर 2 पे काटता है और y बराबर 3 पे, यानी कि हमने अनुमान से भी अपना पूरा अप्रोप्रिएट किया है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करें। थोड़ा निर्देशांक ज्यामिति को भी आपको पढ़ना पड़ेगा, अगर नहीं भी पढ़ी है तो आप सीधा ही कर सकते हैं। 2 सारणी बनानी है, एक दोनों को 0 रख के। ठीक है, इससे संबंधित कोई अगर समस्या हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं इससे भी सरल और प्रयास करेंगे, इससे भी सरल प्रयास करेंगे और इनको हल करेंगे। आप इसको नोट, ये जो प्रश्न है ग्राफ का, ये कुल 30 प्रश्न आते हैं। 28वें नंबर पे ग्राफ का आता है अभी तक, अभी पीछे पे के हमने पेपरों में देखा है। 28वां जो प्रश्न का 6 नंबर का प्रश्न आएगा। इसी तरीके से आपको करना है, केवल 2 मान लें, चाहे भले आपने क्लास में 5 मान लिए हों, आगे 6 लिए हों, 3 लिए हों, हमें 2 से करना है। हमें ग्राफ प्राप्त हो जाएगा, हमें उत्तर भी प्राप्त हो जाएगा कि कहाँ ये काट रहे हैं। कई बार क्या होता है, हम सारणी में गलती हो गई बच्चों से किसी से कि यहाँ 4.3 की जगह 3.3 लिखा गया या कोई कैलकुलेशन में, तो आप अपने उत्तर को विलोपन विधि से भी हल करके अवश्य देखें। विलोपन विधि से क्या होता है हमें उत्तर, और ये उत्तर आपको प्रश्न के सामने नहीं करना, या आप रफ कार्य में करें कि हमने y का मान इतना 3 है। इससे क्या आपके उत्तर की श्योरिटी होगी कि हमारा ग्राफ सही है, सही जगह काटा है, इसका मतलब सारणी भी सही है, हमने सारा काम जो किया बिल्कुल सही है। तो इससे आपको पूरे 6 नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे। किसी को अगर विलोपन विधि में भी कोई समस्या हो तो कमेंट ज़रूर करना, विलोपन विधि पर भी आपको एक बढ़िया सा वीडियो बनाकर दिया जाएगा। वैसे मैंने तो ये मान के चला हूँ कि विलोपन विधि आपको आती है, नहीं आती है तो भी पीछे के वीडियो में, आने वाले के वीडियो में टच में रहे, विलोपन विधि आपको आनी चाहिए। 6 नंबर का सवाल है, आराम से हम पास हो सकते हैं। ठीक है, तो